तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक हमारे पास है और इस टॉपिक को पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और टॉपिक बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे क्या कहना चाहता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए टॉपिक अभी हम लोगों का ये कहना चाह रहा है कि जैसा कि आप अभी अपने बुक में भी देख चुके होंगे, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका रेसिस्टेंस है, अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है ये पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये रेसिस्टेंस जो है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसी सवाल का जवाब हम लोगों को ढूंढना है। लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्वेश्चन अराइज होने वाला है कि आखिरकार रेसिस्टेंस क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार रेसिस्टेंस हम किसे कहते हैं। तो उससे पहले अभी हम लोग इस डेफिनेशन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार रेसिस्टेंस हम लोग किसे कहा करेंगे, क्या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। क्या कहना चाह रहा है? रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या कहा? रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये वाला लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह का जो प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है दैट इज द रेसिस्टेंस। अब थोड़ा इसको बेसिकली अच्छे ढंग से समझने के लिए चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का कोई वायर है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, वायर है, ठीक है। अब वायर तो खाली होता नहीं है। आपको अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो अभी हम लोग नेगेटिव चार्जेस के बारे में बातचीत करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नेगेटिव चार्जेस है और इसी नेगेटिव चार्जेस को हम लोग क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोला करते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी तरह से रहेगा? नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जब आप इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, एक डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। और जब एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट पैदा हो जाएगा। अब इससे आपको पंखा चलाना है तो चलाइए, इससे बल्ब जलाना है तो जलाइए, तो ये वायर है, समझिए। लेकिन जब ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन में चलेगा, जब यानी कहा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो क्या होगा कि आपस में ही ये टकराने भी लगेंगे, आपस में क्या होगा, कॉलिजन होगा। और जब कॉलिजन होगा तो ये पीछे वाले को थोड़ा आगे जाने में दिक्कत होगा, रुकावट होगा। तो ये जो रेसिस्टेंस हो रहा है, ये जो रुकावटें आ रही हैं फ्लो होने में चार्जेस को, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज रेसिस्टेंस। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा जोड़ के देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल में गए। अब स्कूल में गए तो मान लीजिए कि अभी आपकी क्लासेस चल रहे हैं। अब अचानक आपका लंच टाइम हो गया। अब लंच टाइम हो गया तो वहाँ पे बेल बज गई। अब जैसे ही बेल बजा तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने लंच बॉक्स को लेकर रूम से बाहर फील्ड की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो वो बच्चे को आप इलेक्ट्रॉन्स के जैसा देखिए। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे को धक्का मारेगा, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को मारेगा और कहेगा नहीं पहले हमको जाने दो, पहले हमको जाने दो। इस तरह से वो गेट के बाहर निकलेंगे, फील्ड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होगा, टकराएगा, यानी कॉलिजन होगा। और जब कॉलिजन होगा तो आपको भागने में थोड़ी सी क्या होगी, रुकावट होगी। और इसी रुकावट को रेसिस्टेंस कहते हैं फिजिक्स की दुनिया में। यानी बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार रेसिस्टेंस हम किसे कहेंगे। तो क्या होता है कि वैसी प्रॉपर्टी किसकी, कंडक्टर की, ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसमें चार्जेस को फ्लो होने में दिक्कतें आएँ या रेसिस्ट
यानी कि विरोधाभास का सामना करना पड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोला करेंगे। क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोला करेंगे, जिसको आप किससे इंडिकेट कर रहे हो, कैपिटल आर से इंडिकेट कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसकी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस पर मैंने विद फिगर के साथ भी समझाने का प्रयास किया है। चलिए, अब यहाँ पर क्या आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा, एग्जामिनेशन में आपसे बेसिकली अब यहाँ पूछेगा ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट बताइए क्या होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, OHM, ओम, ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं है ये, OHM वाला आपको ओम याद रखना है, ठीक है। और ओम्स वगैरह पढ़े हैं तो उन्हीं के नाम पर ही है। तो ये OHM ओम होता है ऐसा यूनिट जिसको हम इंडिकेट इस वाले सिंबल से करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सिंबल आपका कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला सिंबल आपको यूज़ करना है, ठीक है। सिंबल, ये वाला सिंबल क्या इंडिकेट करेगा कि ये रेसिस्टेंस के ऐसा यूनिट के बारे में जिक्र करेगा, OHM ओम, इसको हम लोग पढ़ा करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या होता है। तो मैथमेटिकल वर्जन में अगर जाए हम लोग, तो पहले आपको ओम्स लॉ देखना पड़ेगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करो करंट कम हो जाएगा, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। और मैथमेटिकली V इक्वल टू आई आर। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से मुझे रेसिस्टेंस को बाहर निकालना है, तो यहाँ पर V डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो मुझे मैथमेटिकली क्या मिल जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। रेसिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे, वोल्टेज को डिवाइड करेंगे किससे, करंट से डिवाइड कर देंगे। अब इसी को देखिए, वोल्टेज को हम लोग किस ऐसा यूनिट से इंडिकेट करते थे, वोल्ट से। तो मान लीजिए कि मैंने कोई एक कंडक्टर लिया, कोई वायर लिया, और उसमें 1 वोल्ट हमने क्या कर दिया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब उसमें जो है, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या दे देगा, 1 ओम दे देगा, मतलब 1 रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसी को प्रॉपर डेफिनेशन में यहाँ पर भी लिखा गया है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज आप कितना दे रहे हो, यहाँ पर 1 वोल्ट, एंड द करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। और करंट अगर हम उस सर्किट में कितना दौड़ा रहे हैं, 1 एम्पियर दौड़ा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। ओम किसके बारे में जानकारी दे रहा है, रेसिस्टेंस के बारे में। देखिए ध्यान से, अगर मैंने 1 वोल्ट लिखा, 1 एम्पियर लिखा और 1 ओम लिखा, तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर V है, मतलब ऐसा यूनिट वोल्टेज है, तो ये क्या बता रहा है, वोल्टेज के बारे में। ये एम्पियर है, तो किसके बारे में जिक्र करेगा, करंट के बारे में। ये क्या है, ओम है, ओम है किसके बारे में बता रहा है, रेसिस्टेंस के बारे में। तो ये जो ऐसा यूनिट है, बिल्कुल वैसा ही चीज़ है जैसे मान लीजिए कि आपके नाम में टाइटल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आपके नाम में टाइटल जुड़ा हुआ है तो आपके बारे में पता चल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो है, एक तरह से जो ऐसा यूनिट है वो टाइटल का काम करता है, ठीक है, कि आप किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको दिमाग में ये बातें यहाँ पे जो रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन में अगर बोलता भी है कि डिफाइन कीजिए 1 रेसिस्टेंस को, तो बस ये मैथमेटिकली यूज कीजिए कि अगर किसी वायर में 1 वोल्ट अगर हम अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो उसको हम 1 ओम बोला करेंगे। ये सिंपल है, और रेसिस्टेंस का प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ तक हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट, तो ये क्या होता है बेसिकली, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि वेरिएबल रेसिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करेंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेगुलेट करना है करंट को, यानी रेगुलेट मतलब करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज।
यानी कि जो सोर्स ऑफ वोल्टेज आ रहा है उसको चेंज नहीं करना है, दैट इज़ द नॉन एज रियोस्टेट। आप इसको रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे आप पंखा वगैरह जो छत के ऊपर लटका हुआ पंखा होता है, उसको जब अगर आपको फास्ट करना होता है या स्लो करना होता है तो देखते हैं रेगुलेटर आपके बोर्ड पे लगा होता है, तो रेगुलेटर को अगर आप थोड़ा बढ़ाते हो वोल्टेज वही आ रहा है लेकिन करंट को आप बढ़ा दे रहे हो, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हो तो और करंट बढ़ेगा तो फैन स्पीड हो जाएगा, फिर स्लो कर दोगे वोल्टेज सेम आ रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो, रेगुलेटर से क्या कर रहे हो, करंट को घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, यानी कि रेसिस्टेंस को वेरिएबल कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो कंपोनेंट है दैट इज़ द रियोस्टेट, उसको हम रियोस्टेट कहेंगे। तो ये घर में सबके घर में लगे होते हैं। पहले ज़माने में जो टीवी वगैरह चलता था तो स्टेपलर का इस्तेमाल होता था, कट 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 करते थे तो हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज सेम आता था लेकिन करंट को बढ़ा देते थे, करंट को घटा देते थे। ठीक है, तो उसी को हम रियोस्टेट कहा करते हैं। तो बेसिकली एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैंने ये बात बता दिया कि रियोस्टेट क्या है और इसको मैंने आपको आपके दिमाग में इमेजिनेशन भी करा दिया कि आपने इसको देखा है या नहीं देखा है। चलिए आगे की तरफ अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। अगला हम लोगों के पास अब जो मेन चीज़ें आ रही हैं वो क्या है उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर अब हम लोग मेन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत तो इसी क्वेश्चन से हुई थी। शुरुआत क्या था कि किन किन फैक्टर्स पर जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न 3 नंबर का पूछ देता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला किस पे डिपेंड करेगा, कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट आपका क्या हुआ कि जो वायर होगा, चाहे कॉपर वायर हो, एल्युमिनियम का वायर हो, जो भी हो, तो वो कितना लंबा है उस पर भी डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस। अब कैसे डिपेंड करेगा, तो इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा। कह रहा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सिंपल में हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या मतलब है भाई इसका, तो इसका जो मतलब है इसको भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वायर है, अभी मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, आप इसको पाइप मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये समझिए कि कॉपर वायर है। ठीक है, तो ये वायर मान लीजिए कॉपर वायर हमने ले लिया। कौन सा वायर लिया है, कॉपर वायर लिया है। इसकी बिल्कुल सेम जो मोटाई है वायर की वो सेम है, ऐसा जूम करके चलना है। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया कि अब जो है लंबाई इस वायर की मैंने बढ़ा दी। ठीक है, अब इस वायर का जो मोटाई है वो सेम है, इस वायर का भी मोटाई सेम है। फ़र्क क्या है दोनों में, अच्छा दोनों कॉपर वायर ही है। अब क्या है कि ये वायर का जो लंबाई है थोड़ा कम है और इस वायर का लंबाई ज़्यादा है, तो रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, इसको हम L1 का नाम देते हैं और इसको हम L2 का नाम देते हैं। तो रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, L1 में या L2 में। L1। अब देखिए क्या कहता है, आपका कहता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कि जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो आपका जवाब क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसका वायर तो भी छोटा है ना जी, इसका लंबाई तो छोटा है, L1 तो छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, L2, इसकी लंबाई ज़्यादा है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है कि अगर वायर लंबा होगा, जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर लंबा वायर है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलिए कैसे होगा, क्योंकि अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में होगा, L1 में होगा कि L2 में होगा, L2 में। L2 में होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सा बात है कॉलिजन किस में सबसे ज़्यादा होगा, L2 में। L2 में होगा। जब कॉलिजन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, अच्छा से करंट ये फ्लो नहीं कर पाएगा।
ठीक है। और ये जो है ये छोटा वाला वायर अच्छा से करंट फ्लो कराएगा, क्योंकि इसको विरोधाभास करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, कॉलिजन इलेक्ट्रॉन्स का कम होगा और इसमें कॉलिजन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा। तो ये आपको एक आइडिया प्रॉपर दे रहा है कि अगर वायर का लेंथ लंबा ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिजन भी बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो फाइनली आपसे यही पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये वाला मैथमेटिकली भी समझ में आ गया होगा आपको, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रख लेनी है। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको पहले मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसका आम भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये इनवर्सली बोला इसलिए 1 करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दिमाग में आ रहा होगा बात। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है ये बेसिकली होता क्या है, क्या इसका मतलब होता है, तो इसको भी चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या होता है ये, जैसे मान लीजिए कि आपने ये वायर लिया है, अब ये हमने वायर लिया, ठीक है। अब इस वायर का नाम, अच्छा ये वायर मैंने भी कॉपर ही लिया है, सेम वायर मैंने लिया है, तो यहाँ पे इस वायर का नाम मैं रख देता हूँ A1, या मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ ए वायर रख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा वायर मैंने लिया, दूसरा वायर भी लिया, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूँ, दूसरा वायर लिया और इसका भी लेंथ सेम ही मैंने रखा, लेकिन आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको A1 वायर बोलिए, इसको A2 वायर बोलिए, दोनों कॉपर वायर से बने हैं, दोनों का लंबाई भी क्या है, सेम है। क्या फर्क है, देखिए एक वायर पतला है, एक वायर क्या है, पतला है, और दूसरा वायर मोटा है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये गोल वाला हिस्सा यहां से यहां वाला, ये वाला, इसको कहते हैं क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सर्कुलर टाइप का पार्ट बन जा रहा है। इन द सेम वे ये वाला अगर हम देखते, ये वाला हिस्सा देखिए इधर से इधर, तो ये वाला जो गोल टाइप का पूरा बन जा रहा है पीछे साइड में, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या हो गया, क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको हम बोलेंगे। इसको A1 बोल दीजिए, इसको A2 बोल दीजिए। तो एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका आम भाषा में क्या मतलब है, आम भाषा में इसको हम कहते हैं कि तार पतला है कि मोटा है, तार पतला है या मोटा है, इससे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पता लगाते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आया, इससे हम क्या पता लगाएंगे कि तार पतला है कि मोटा है, ठीक है। अब यहां पे समझना है, अब बताइए कि रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगा, पहले वाले वायर में या सेकंड वाले वायर में, A2 में। कॉन्सेप्ट लगाना होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, मतलब उल्टा। क्या बोल रहा है, अगर तार मोटा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, अगर तार की मोटाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, मतलब उल्टा। और कह रहा है कि अगर तार पतला होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा।
ये कहना चाह रहा है। जबकि पहले वाले केस में क्या था कि बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसमें उल्टा बोर्ड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोर्ड है। अगर तार मोटा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, एकदम कॉमन सेंस का लॉजिक, ये तो फिजिकल लॉजिक हो गया। अब देखिए, मान लीजिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, 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 इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए ज़्यादा चौड़ा जगह मिला हुआ है, ठीक है, काफ़ी फैला जगह मिला है, तो ये ज़्यादा नहीं टकरा पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये विरोधाभास ज़्यादा नहीं पैदा कर पाएंगे, आसानी से फ्लो करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि रास्ता ही अगर बहुत पतला हो गया, जैसे मान लीजिए अगर 100 आदमी है, 100 आदमी को हम बोलेंगे एकदम पतला रास्ता में सबको कुदा देना है, तो आपस में टकराएगा ज़्यादा बच्चा लोग, जल्दी जल्दी भाग नहीं पाएगा, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम कह देंगे ठीक है 100 ही बच्चा को दौड़ाना है, लेकिन इस बार गली हम चौड़ा कर देंगे इस वायर की तरह, तो सारे बच्चे थोड़ा कम टकराएंगे और स्पीड भागेंगे, यानी कि रेसिस्टेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा, रुकावट ज़्यादा नहीं आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लगता है कि अगर वायर मोटा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फाइनली ये बात आपको यहाँ पर समझाई गई थी, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी जो यहाँ पर कहा कि जो रेसिस्टेंस होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात का दिमाग में रखना है आपको। तो दो बातें आपने पढ़ा कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जब होगा उस पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तब, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। तो अभी हम लोग आएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी हम लोग पॉइंट को समझ रहे हैं। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, हाँ। ओके। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बहुत पॉइंटेड पॉइंट है, ठीक है। तो बहुत जगह पे टीचर यहाँ फोकस नहीं करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको। ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कह रहा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या कहना चाह रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम अगर कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे टेम्परेचर है और लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इन्वर्सली किस पर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर है। यहां तक बात समझ में आ गया। हाँ। अब जैसे वायर को अगर हम, जैसे मान लीजिए कि एक वायर हमने लिया, वायर की जो लंबाई है मोटाई है मान लीजिए सेम है, ठीक है, इसमें कोई इधर उधर की चीज़ नहीं है। अब ये मान के चलिए कि दोनों वायर की लंबाई मोटाई सेम है और दोनों वायर भी सेम है, दोनों कॉपर वायर है। लेकिन एक वायर में हम क्या करेंगे, एक वायर में मान लीजिए धूप वूप जब निकलता है ना, बहुत कड़ा धूप होता है देखते होंगे, और वायर से आपके घर में बिजली आती रहती है, तो एक वायर को हम हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले का। कारण क्या है, अब कैसे होगा, अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए यहाँ जब आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से क्या होगा, मूव करेगा। अगर कह दे बच्चों को कि आपके पीछे गुंडा लगा हुआ मशीन गन लेके, तो आप और तेजी से कूदिएगा। और आपको कह दिया जाए कि भाई बच्चों ऐसी दौड़ो, अभी थोड़ा सा आप लोगों को वर्जिश करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो आप लेजी तरीके से दौड़िएगा। तो ये जो पहला वाला कंडक्टर है ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, लेकिन जो दूसरा वाला वायर है इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, और तेज़ी से भागना शुरू करेंगे, तो ज़्यादा टकराएंगे, और ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भाई बात जो है ये समझ में आ गई होगी, तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, ये आपको लिखना होगा, एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज अ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड।
तो आपको ये बताना होगा, ये चारों पॉइंट लिखना होगा। तो अब चौथा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस। नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब हुआ, तो वायर तो बहुत अलग अलग तरह का होता है। कोई होता है कॉपर वायर होता है, कोई एल्युमिनियम का वायर होता है, कोई नाइक्रोम का वायर होता है। तो ये क्या हो गया, वायर ही बदल जा रहा है। कोई कॉपर का वायर है तो अलग हो गया, एल्युमिनियम का वायर है तो अलग हो गया, नाइक्रोम का वायर है तो अलग हो गया, मैग्नीशियम का वायर है तो अलग हो गया। तो पूरा वायर ही बदल जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। तो हर वायर की जो कंडक्टिविटी है, जो रेसिस्टेंस, वो अलग अलग होता है। अभी मैं आपको फिगर के थ्रू भी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग मटेरियल के वायर हैं। जैसे कि सिल्वर का अगर मान लीजिए कोई वायर बना है तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो अलग होगा। फिर कॉपर है तो उसका अलग होगा, एल्युमिनियम है वायर है तो उसका अलग होगा, टंगस्टन का वायर है तो अलग होगा, निकल है तो अलग होगा, आयरन हो तो अलग होगा, क्रोमियम है तो अलग होगा, मरकरी का अलग होगा, मैग्नीज का अलग होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अलग अलग वायर से क्या होगा, अलग अलग जो है करंट फ्लो करेगा, यानी कि वो सेम नहीं होगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड किया करेगा। तो अभी हम लोगों ने समझा कि क्या हुआ, कि जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली हम लोगों ने देखा कि 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो मैंने यहाँ पर अभी आपसे बात किया। तो आपने क्या पढ़ा था कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक तो इस पे यानी लेंथ पे डिपेंड करेगा, शॉर्ट में मैंने बना दिया। फिर दूसरा यहाँ पर आप अगर आप देखिए, दैट इज़ एरिया पे डिपेंड करेगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन कैसा, इन्वर्सली। तो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि किस किस तरह का मटेरियल है, उस पर भी आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। और चौथा मैंने आपको क्या बताया था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। हाँ। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज रेसिस्टिविटी। किसको देखेंगे, रेसिस्टिविटी, जिसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। और रोने वाला रो नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कैसा है डेफिनेशन, इसको समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces। समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको समझने की प्रयास करना है कि ये है क्या, बताना क्या चाहता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आसान भाषा में जो है वो कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये एक हमने वायर लिया, ये हमने वायर लिया। अब वायर कितना लंबा है, वायर कितना लंबा है, तो हमने कहा कि वायर 1 मीटर लंबा है। वायर की लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर। अब वायर कितना मोटा है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना मोटा है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब इसी को समझिएगा बात। अगर वायर 1 मीटर लंबा है और उसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, और जब फ्लो करेगा तो जाहिर सा बात है आपस में क्या करेगा, कॉलिजन करेगा। कॉलिजन करेगा तो विरोध होगा आपस में, फ्लो होने में दिक्कत होगी, रुकावटें आएंगी, यानी रेसिस्टेंस पैदा होगा। तो 1 मीटर वायर में और 1 मीटर स्क्वायर मोटी वायर में जितना रेसिस्टेंस पैदा होगा उसी को हम रेसिस्टिविटी कहेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। यही इस पूरे प्रॉपर डेफिनेशन में आपको समझाया गया है।
हमेशा ये 1 मीटर लंबा वायर के बारे में जिक्र करेगा कि 1 मीटर वायर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है और वायर की जो मोटाई है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब इसमें कितना रेसिस्टेंस पैदा होगा, इस सवाल का जवाब जो देगा दैट इज द रेसिस्टिविटी। ठीक है, और रेसिस्टेंस में 1 मीटर का कंडीशन आपके साथ नहीं है। बात समझ में आ गया। अब इसमें प्रॉपर वे में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका SI यूनिट आपसे पूछा जाएगा। SI यूनिट क्या है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। कैसे आया ये, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा रेसिस्टिविटी निकलता कैसे है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट को समझेंगे। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक तो ये इक्वेशन था। दूसरा क्या था, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब दोनों को आपस में मिला दीजिए। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ द ये, और क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली है। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो फीता है इसको हम जैसे ही खोलेंगे तो ये इक्वल टू में अगर मान लीजिए इसको हमने लगा दिया तो यहाँ कोई कांस्टेंट चीज़ आता है। क्या आएगा, कांस्टेंट चीज़ आएगा। तो ये कांस्टेंट कौन है, यही रेसिस्टिविटी। तो L/A हो जाएगा। तो फार्मूला कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और यही फॉर्मूला को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ऐसे बन गया। तो कैसे बना, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन थे, ये दोनों इक्वेशन को हमने, कौन कौन इक्वेशन, ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है और जो दूसरा वाला इक्वेशन, इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस का एक दूसरा फॉर्मूला भी बन गया। तो याद रखिएगा रेसिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो V=IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ले आएंगे, और रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, दैट इज दिस, ये रो हो गया L/A। तो L का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर की मोटाई और पतली कितनी है ये हम लोगों को पता चलता है। तो बेसिकली रेसिस्टिविटी इस प्रकार से आती है। अब देखिए हमने कहा कि रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का भी हम लोग ये लाना चाह रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर रेसिस्टिविटी का अगर हम लोग ऐसा यूनिट लाना चाहेंगे तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ये R और A और ये क्या हो जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस का क्या होता था, ओम होता था। एरिया, किसी का भी एरिया निकालने के लिए मीटर स्क्वायर की जरूरत होता है, और लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है। तो ये वाला m इस m से कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। क्या बचा, ओम मीटर। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओम मीटर ये जो है कहाँ से आया। तो आपको इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कैसे आया। बस मैंने आपको जानकारी के लिए बात को समझाने का प्रयास किया कि ये कैसे आया। ठीक है, तो अगर ऐसा यूनिट किसकी, रेसिस्टिविटी की अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या होगा, ओम मीटर होगा, जिसको आप ओम मीटर ऐसे इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ, डिस्कशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि रेसिस्टिविटी डजंट चेंज विद द चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, यहाँ पे पूछेगा, 1 नंबर में कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो इसमें क्या कह रहा है कि रेसिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं करेगा, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। आप भले वायर का लंबाई बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, वायर का लंबाई घटा दीजिए बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वायर का आप पतला कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, तो भी कोई रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, जबकि रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर हम लेंथ बदल देंगे तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर हम वायर को पतला मोटा कर देंगे यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द रेसिस्टिविटी, चेंज नहीं होगा। चाहे वायर को आप घटा दीजिए बढ़ा दीजिए, उसकी लंबाई को या उसकी मोटाई को।
बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे टीचर फोकस नहीं करते और क्वेश्चन पूछ देता है, चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि रेसिस्टिविटी कब चेंज होगा, रेसिस्टिविटी कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट करके रखिएगा। जब रेसिस्टिविटी चेंज होने का कारण क्या होगा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब यहाँ पर भी 1-2 नंबर के जो मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि अगर मान लीजिए अलॉइज है, अलॉइज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए मेटल के साथ आप मिक्स कर देते हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो अलॉय होता है उसमें रेसिस्टिविटी का रेंज क्या होता है। तो इसमें क्या आपको बताया जा रहा है कि ये 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग चेक करते हैं। थोड़ा सा आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलॉय का देखिएगा, तो अलॉय में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉपर, निकल, मैग्नीज, ठीक है, ये अलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज, नाइक्रोम, ये सब है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका रेंज कितना से कितना दिखा रहा है आपको, तो इसका रेंज कितना बता रहा है, 10⁻⁻6, ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 तक, 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 तक आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक आपको शो करेगा। तो ये आपको क्या रेंज दिखा रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6। अब इससे देखिए परेशान मत होइएगा आप, यहाँ बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जब आना शुरू हो जाता है 10⁻⁻8, 10⁻⁻6, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब बच्चों की तकलीफ देखकर मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये 10 लिखिए, -8 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसके आगे 8 को जीरो पुट कर दीजिए, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, ये देख लीजिए। तो ये हो गया पूरा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 10⁻⁻6, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 10 लिखिए और 10 के आगे 6 जीरो पुट कर दीजिए, तो ये इसका वैल्यू हो गया 0.this, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना है आपको। अब देखिए आगे, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, यानी कि क्या कह रहा है कि जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है, उसका रेंज कितना से कितना दिखा रहा है, 10⁻12 से लेकर 10⁻17। सही तो दिखा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि अगर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 10 लिखिए और 10 के आगे प्लस है ना, तो 12 जीरो पुट कर दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना सारा रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। और रेसिस्टेंस जब इतना क्रिएट होगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, बेचारा को तो इलेक्ट्रॉन्स को भागने में ही सोचना पड़ेगा। भागना तो बहुत दूर की बात है, उसको चलने में सोचना पड़ेगा। अगर उसी तरह से 10⁻17 लिख रहे तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 लिख के 17 को जीरो पुट कर दीजिए। तो क्या अब यहाँ से देखिए, देख रहे हैं 10⁻12, 10⁻13, 10⁻17, 10⁻16, 10⁻14, तो जितने भी इंसुलेटर है, यानी कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे चप्पल हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, पेज हो गया, ठीक है, तो इन सब में क्या होगा, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका रेंज आप देख लीजिए 10⁻10 से लेकर 12 तक जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये चल ही नहीं पाएंगे। तो ये इंसुलेटर के बारे में है। और अलॉय के बारे में आप देख ही चुके हैं, इसमें कम चलेगा, माइनस में चला गया है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करेगा, लेकिन जो
कंडक्टर होंगे उसमें आप देख लीजिए कि कंडक्टर में तो थोड़ा और ज़्यादा फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे कि ये सब चीज़ें क्या है। तो ये सब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे होगा। तो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत तरह का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। अभी आप लेक्चर को सिर्फ समझिए और इन्जॉय कीजिए, और इन्जॉय नहीं भी कर रहे होंगे तो भी इन्जॉय कीजिए, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अगला देखिए, रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। कह रहा है कि रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अलॉय की होगी। ये देखिए यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे। कह रहा है क्या रेसिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? तो बोल रहा है अलॉय की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अलॉय की रेसिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों होगी? अब ये भी समझ लीजिए। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperature, so they are commonly used in electrical heating devices. अब जैसे आप खाना पकाने वाला हीटर देखते होंगे अपने घरों में, तो घर में जो खाना पकाने वाला हीटर है तो वो क्या है, उसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत जल्दी जलती नहीं है। अगर मान लीजिए उसमें हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो वो डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि वो जल्दी जलेगा नहीं। वो जलेगा नहीं तो हीट पैदा करेगा, धीरे धीरे गर्म होके लाल हो जाएगा पूरा वो। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड रेडली, यानी कि वो तुरंत बर्न नहीं करेगा, किस पर? हाई टेम्परेचर पे, जिसके वजह से उसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे खाना पकाने वाला आपने मैंने बताया, उसी तरह से ठंडा का मौसम है तो ठंडा के मौसम में लोग अपने घर में क्या लगा कर रखते हैं? हीटिंग कॉइल रखते हैं। तो वो भी क्या हो गया आपका, उसमें क्या है, अलॉय का बना हुआ है, तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा, जिसकी वजह से वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा। उसी तरह से नहाने वाला जो आपका है बाथिंग रोड आप लगाते होंगे, तो उसमें भी यही यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक इन तमाम पॉइंट्स को आप समझ रहे होंगे कि अलॉय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर मत बोलिएगा कि सर पढ़ा रहे थे बताए नहीं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। कह रहा है कि हम लोग जनरली जो है कॉपर का तार यूज करते हैं। अभी आपके घर में जितना भी वायर लगा रहता है कॉपर का है, कत्था कलर का दिखाई देगा, चमकता रहेगा, और एल्युमिनियम का। ठीक है, तो एल्युमिनियम का तो आप जल्दी यूज लोग करते ही नहीं है। तो कॉपर और एल्युमिनियम जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी लो होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा टकराते नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को भागने में बड़ी सुविधा होती है। तो ये अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, कॉपर वायर का इस्तेमाल और एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गया? जैसे आप लोग देखते होंगे कि वायर एक जगह से दूसरी जगह, जो बिजली वाला खंभा होता है देखते हैं, उसमें को एल्युमिनियम वायर लगा रहता है, और घर से जब कनेक्ट करके पोल्स आप लाते हैं तो देखते हैं उसमें कॉपर वायर आप लोग लगाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी टोटल, कि आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा। सो फाइनली अब हम लोग रिवीजन करेंगे और तुरंत हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन को 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर आपका लंबा होने जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, किन किन फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या था कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पे। फिर हम लोगों ने देखा कि मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होता है ये हम लोगों ने देखा, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। ठीक है, रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तार बदल जाएगा, रेसिस्टिविटी बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा, रेसिस्टिविटी बदल जाएगा, लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुड कंडक्टर जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, उसकी रेसिस्टिविटी का रेंज आप देखिए 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 तक है, जैसा कि आप यहाँ से यहाँ तक में गुड कंडक्टर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इंसुलेटर जो होते हैं, मतलब कि जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो 12 से लेके
17 तक आप देख सकते हैं, ये आपके रेंज शो करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं कि मटेरियल एप्लीकेशंस। अलॉय, अलॉय के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी जो रेसिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई हुआ करती है, जिसके वजह से इसको हम हीटिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कुकिंग जो हीटर होता है वो, या जो बाथ वाला रोडिंग आता है वो। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन समझते हैं आप लोग? टंगस्टन क्या होता है, जो बल्ब, जो पहले ज़माना का जो बल्ब आता था ना, अभी तो थोड़ा सा वाइट वाला बल्ब जो देखते होंगे पहले ज़माना वाला बल्ब, तो उसमें इस तरह का लगा होता है, तो वो जो रहता है वो टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन उसको बोला करते हैं। आप देखिएगा वाइट कलर का पीला वाला बल्ब जो होता है वो क्या होगा? टंगस्टन कहलाएगा। ठीक है, उसको फिलामेंट कहते हैं, तो टंगस्ट उसी में लगा रहता है, तो फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, और वही जलेगा भी। ठीक है, तो कॉपर, एलुमिनियम, ये ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन में लगाई जाती हैं, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। चलिए, यहाँ तक फाइनली कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीख लिया है, बट कॉन्सेप्ट आपका कितना पावरफुल बन पाया है आपके ब्रेन में, अब हम लोग थ्रू द एमसीक्यू इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, अब आप रेडी हो जाइए, अपना माइक ऑन कर लीजिए सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, आपको बताना है, पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच फैक्टर डायरेक्टली इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? किसी भी कंडक्टर का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली इंक्रीज करेगा रेसिस्टेंस को? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन लेंथ। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन लेंथ। ऑप्शन डी, यूज ऑफ अ मटेरियल विद लोअर रेसिस्टिविटी। ऑप- कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी। ओके, देख लेते हैं। तो आपका सही जवाब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी वायर की लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलिए, आगे की तरफ अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ऑप्शन ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देख के भी आप पता लगा सकते हैं, जल्दी से बताइए कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, सो करेक्ट जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए, आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन ए, कॉपर। ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी, टंगस्टन। ऑप्शन डी, सिल्वर। ऑप्शन सी। यानी कि टंगस्टन। तो चलिए, ये भी आपका सही जवाब हुआ। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट। ऑप्शन ए, ओम। ऑप्शन बी, ओम मीटर। ऑप्शन सी, एम्पियर। ऑप्शन डी, वोल्ट। आ ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ओम मीटर होता था, और मैंने बार 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 फोकस करके आपको यहाँ पे बताने का प्रयास भी किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वाई आर अलॉयज प्रीफर्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक टोस्टर? टोस्टर, जिसमें आप लोग टोस्ट वगैरह पकाते हैं ना, तो वो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग का काम करता है। तो कह रहा है, वाई आर अलॉयज प्रीफर्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस? अलॉयस को ही क्यों प्रीफर किया था? ये क्वेश्चन आपसे जनरली 2 नंबर 1 नंबर के लिए डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि डायरेक्ट भी ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये प्रश्न आपको दिमाग में रखना है कि अलॉयस को ही क्यों प्रीफर्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक, जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस बनाना होता है, जैसे टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, वगैरह वगैरह। ऑप्शन ए कह रहा है, दे हैव लो रेसिस्टिविटी। ऑप्शन बी कह रहा है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर दैन मेटल्स। ऑप्शन सी कह रहा है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रिडली एट हाई टेम्परेचर्स। ऑप्शन डी कह रहा है, दे आर चीपर दैन मेटल्स। ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो बेसिकली यहाँ तक आपको ये तमाम बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो
पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि मेन कॉन्सेप्ट क्या, और मैंने काफ़ी एक लंबी चौड़ी इसमें लेक्चर लेने का प्रयास किया, तो मैं जानबूझ के लंबा नहीं ले रहा था, लेकिन आपके दिमाग में ये समझ के चल रहा हूँ कि आपका दिमाग पूरी तरह से सफ़ेद है, यानी कोरा कागज़ है, और उसमें मुझे रेसिस्टेंस के कुछ दस्तावेज लिखने थे आपके दिमाग में, वो मुझे आपके दिमाग में ठोक देने थे। तो मुझे लगता है कि मैं शायद सफल हो गया हूँ, अगर आपने इन सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं तो। अब इसमें ये तो एक नॉर्मल नॉलेज बेसिस पे हो गया कि आपने क्या क्या सीख लिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आएंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, बट डोंट वरी, मतलब परेशानी उन बच्चों को जो कैलकुलेशन से घबराते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवरेज करेंगे। तो अभी मैं लेक्चर को फ़िलहाल अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग इसका पार्ट 2 में हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।